नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आइए, ऑनलाइन क्लासेस की जो हमारी सीरीज चल रही थी स्माइल क्लासेस के रूप में, उसके तीसरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आज आपके साथ हैं। स्माइल क्लासेस क्या है मैंने पूर्व में बताया था, फिर आप समझिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो बोर्ड कक्षाओं के पेपर अभी नहीं हुए हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट तैयार विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है और वो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है ताकि उनको वो तैयार कर सकें। इस सेट से आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसमें उनको काफी सहायता मिल पाएगी। ऐसा ही सेट जो मेरे पास आते हैं मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। आइए उन सेट के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर के ऊपर हम और आप मिलकर चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 में प्रथम प्रश्न हमें मिला था, विश्व के 2 उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए। तो विश्व में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनके नाम हमें किताब में दिए हैं। सवाना घास के मैदान जो सूडान प्रदेश में है, लानोस घास के मैदान जो वेनेजुएला में है, कंपाज जो ब्राजील में है और पार्कलैंड जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमें मिला था, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती है। इसका आंसर होगा 10.89 करोड़ यानी 56.7%। अब दोनों में जिक्र करें, लेकिन जैसे प्रश्न में प्रतिशत का पूछा है तो हम प्रतिशत के रूप में 56.7% इंगित करेंगे। प्रश्न नंबर 3 था, आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के मुख्य खनिजों के नाम बताइए। आणविक ऊर्जा प्राप्त करने की जितने भी खनिज हैं वो सारे खनिज ये हैं, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, एल्मेनाइट, जिरकन, ग्रेफाइट और एंटीमनी। ये सारे जो खनिज है इनके द्वारा आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया था, भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है। सीधा आंसर है सिक्किम। भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य सिक्किम है। प्रश्न नंबर 5 हमें मिला, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। डामोर जनजाति राजस्थान में निवास करती है, जहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में। और अगर और एक्स्ट्रा में याद रखना चाहें हम विशेष रूप से, तो डूंगरपुर का सीमलवाड़ा जो पंचायत क्षेत्र है उस सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। वैसे जिलों के नाम याद रखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इसके बाद अगला प्रश्न 6 था, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया। इसका आंसर होगा 27 अक्टूबर 1986 को। प्रश्न नंबर 7 था, वायु प्रदूषण नियंत्रण के 4 उपाय बताइए। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में सबसे पहला उपाय हो सकता है वृक्षारोपण। अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए। भारतीय वन नीति जो बनी हुई है उस वन नीति के अनुसार देश की भूमि पर 33% भाग पर वन होने चाहिए। उस नियम का पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है सौर बैटरी ऊर्जा का वाहन में अधिकतम उपयोग। जितने भी वाहन हैं जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं उनकी जगह सौर ऊर्जा से या बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग हो ताकि उनसे धुआं कम से कम निकले और उससे वातावरण प्रदूषित नहीं हो। तीसरा था वृक्षों की कटाई पर रोक। पेड़ नहीं काटे भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ बिन थे समझाओ रे। यानी वृक्षों की कटाई जहां तक हो सके उसको रोकना, ताकि जितने वृक्ष रहेंगे वातावरण अपने आप प्रदूषित नहीं होगा। और चौथा है निध्रुम चूल्हे का उपयोग। निध्रुम चूल्हा वो होता है जिसमें से धुआं नहीं निकलती है, तो ऐसे चूल्हे का उपयोग अधिकतम किया जाना चाहिए। और भी हो सकता है जैसे मिट्टी के बर्तन पकाने के जो उद्योग हैं, ईंटों के जो भट्टे हैं जहां बड़ी सी चिमनी लगी होती है उसमें से धुआं निकलता रहता है, ऐसे उद्योग जो है उनको नगर से बाहर की ओर स्थापित किया जाए ताकि वहां नगर में प्रदूषण नहीं हो पाए। प्रश्न नंबर 8 था, 4 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम बताइए। 4 प्रादेशिक व्यापार समूह में सबसे पहला है आसियान, नंबर 2 है ओपेक, नंबर 3 है साफ्टा और नंबर 4 है यूरोपीय संघ। प्रश्न नंबर 9 हमें मिला है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार बताइए। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है एंथ्रेसाइट। उसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। दूसरा प्रकार है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है। तीसरा प्रकार लिग्नाइट है जिसमें कार्बन 50% तक होता है। और चौथा पीट है जिसमें कार्बन 50% से भी कम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 था, महानरेगा के 6 लक्ष्य बताइए कि 6 लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लक्ष्य है रोजगार के अवसर बढ़ाकर ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।
देखिए महानरेगा के अंतर्गत जब प्रारंभ किया गया था तो उस समय 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलना तय था। अभी उसकी दिन की सीमा जो है वो बढ़ाकर 100 से 150 कर दी गई है। तो प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामीण को रोजगार के अवसर मिलना आवश्यक है। तो उससे उसकी अगर रोजगार बढ़ेंगे तो रोजगार अगर उसका बढ़ता है तो उसकी आजीविका सुरक्षा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें मानदेय के रूप में नगद राशि प्लस अनाज वगैरह कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका सुरक्षा, पैसे की जब उनके पास आवक होगी तो निश्चित रूप से उनकी आजीविका अच्छी हो जाएगी। नंबर 2 लक्ष्य था प्राकृतिक संसाधनों को पुनः बढ़ावा देना। मनरेगा के तहत, इस महानरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में तालाब है, नाडी है, सड़क है, बावड़ी है, कुआं है, उनके आसपास की खुदाई करना, उसको वापस सुदृढ़ करना, मजबूत करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए उन प्राकृतिक संसाधनों को वापस बढ़ावा देने का कार्य भी इसके तहत होता है। अगला था ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना। इस योजना के तहत ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, चाहे वो सड़क हो सकती है, चाहे वो बांध हो सकता है, चाहे वो नाडी हो सकती है, चाहे वो तालाब हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में काम आने के लिए वो परिसंपत्तियों का निर्माण ग्रामीणों के द्वारा ग्रामीणों के लिए ही किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण अभियान सुनिश्चित करना। महिला सशक्तिकरण हमने पढ़ा है 1/3, 1/3 संख्या श्रमिकों की महिलाओं की होगी, यानी महिलाओं को प्रधानता दी जा रही है। इससे महिलाओं के पास रोजगार के साधन बढ़ेंगे, पैसे की इनकम होगी, तो महिलाएं अपने आप सशक्त हो पाएगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास जब रोजगार की वृद्धि होगी, उनके पास पैसा आएगा, तो वहां की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। महानरेगा जो योजना है वो पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से चलाई जाती है। तो स्थानीय स्तर पर जो ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी कार्यशीलता को बढ़ाया जाता है, उनको मजबूत किया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा ये लोकतांत्रिक संस्थाएं अच्छी और मजबूत बन जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पंचायत राज की स्थापना की थी तो उनका ये सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत बने तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। महात्मा गांधी खुद कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए गांवों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास अगर अच्छा हो जाता है तो ये अपने आप ही देश उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ पाता है। आइए लॉकडाउन के इस अवसर में आप भी घर पर बैठकर लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना से फाइट करें और अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रखें, बीच में छोड़े नहीं। तीसरा चैप्टर पूरा होता है। चौथे के साथ कल या परसों में हम आपसे फिर मिलते हैं। अब ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था भी हो गई है, आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने घर पर अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।